सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण सर। जय जय श्री श्री कृष्णा कृष्ण। जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्णा। सर। श्री कृष्ण सर। जय राधे श्री राधे, जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण सर। सर। जय श्री कृष्ण सबको, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण सर। सभी को जय श्री कृष्ण। हाँ जी, चलिए सभी को जय श्री कृष्णा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से हमारा मोस्ट अवेटेड कोर्स, जिसका नाम है फेस रीडिंग एंड पाम रीडिंग, ये हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड आई थी कि सर हम कल अटेंड नहीं कर पाए थे आपकी लाइव क्लास, तो क्या हमें पहली क्लास में कुछ सीखने का या एंटर करने का मौका मिलेगा। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे स्टूडेंट अपने ही हैं, कहीं जुड़े हुए हैं हमसे। तो आज की हमारी जो फर्स्ट पेड क्लास है फेस रीडिंग एंड पाम रीडिंग, वो आप सभी के लिए हम आप सभी को इनवाइट कर रहे हैं, आप अटेंड कर सकते हैं। और जो लोग पेड ग्रुप में हैं ऑलरेडी उनका ग्रुप बन चुका है। अगर आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने पेमेंट की है और आप अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं किया मैंने आपको, तो प्लीज़ आप मुझे अभी मैसेज कर सकते हैं या कल कर दीजिएगा, ठीक है। और अभी भी जो कोई इनरोल करना चाहता है तो ऑल आर वेलकम, सभी वेलकम है इस कोर्स को सीखने के लिए। क्योंकि कहते हैं ना, चेहरा झूठ नहीं बोलता, हाथ की लकीरें झूठ नहीं बोलती। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं, ये कोर्स मेरी तरफ से रिकमेंडेड कोर्स है। क्योंकि इंसान, कहते हैं ना, चेहरा और हाथ की लकीरें, ये सब कुछ आपको बारे में बता देंगे, आप इसको छुपा नहीं सकते। आपकी जो फीलिंग्स है, आपके जो भाव हैं, ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पे आएंगे, ऑटोमेटिकली आपकी रेखाओं में, आपके हाथ पर, पर्वत पर, माउंट पर, रेखाओं पर दिखाई देंगी। तो किसी को बिना बताए अगर किसी के बारे में जानना है, हमारे किसी की डेट ऑफ बर्थ आपने पूछी तो डेट ऑफ बर्थ गलत बता सकता है कोई आपको, है ना। लेकिन हाथ, चेहरा, ये तो झूठ नहीं बोल सकते ना। तो किसी को आसानी से पकड़ सकते हैं आप। और ये आज की डेट में बड़ा ट्रेंड में है, मैं बता दूं आपको, इसकी बहुत कंसल्टेशन आपको मिलने वाली है। क्यों? आप सभी को बताओ, जितने भी हाई लेवल के जो इंटरव्यूज होते हैं, आप सभी पता है आपको, सभी को जितने भी मैनेजमेंट में लोग रखे जाते हैं, उनमें एक फेस रीडर भी बैठा होता है आज की डेट में, शायद आपको पता नहीं, जिसको ओवरऑल पर्सनालिटी रीडर भी बोल सकते हैं हम, कि उसके हाव भाव क्या है, उसका चेहरा क्या कह रहा है, उसकी हाथ की लकीरें क्या कह रही हैं, है ना। क्योंकि हाथ, हैंड शेक किया जाता है, उसकी एनर्जी क्या है। इंसान बात कर रहा है तो उसका हाथ दिखता है कितना वाइड है, कौन सी फिंगर कितनी बड़ी है। तो किसी को जज करना बहुत आसान है, किसी की पर्सनालिटी को जज करना बहुत आसान है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे कॉरपोरेट लेवल पर अपने, कहते हैं ना, कंसल्टेंट बने कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाकर, और वहां पर आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि वहां पर जब हायरिंग करते हैं हाई अथॉरिटी में, तो डेफिनेटली वो पर्सनालिटी जज भी कराते हैं आपसे, ठीक है। तो कोई डेट ऑफ बर्थ गलत बता सकता है, जैसे कल बता रहा था एक स्टूडेंट हमारा बोल रहा था कि सर क्या इस विद्या को सीख कर, है ना, अगर मुझे इंटरव्यू क्लियर करना है तो क्या मैं अपने भाव को उस तरह से बना सकता हूँ। तो सक्षम ने बहुत अच्छा आंसर दिया था कि इसको सीख कर आप सामने वाले के भाव को पढ़ लो ना, जो इंटरव्यू ले रहा है उसकी क्या चाह है, वो क्या चाहता है आपसे, तो उस लैंग्वेज में बात करो। उसकी लाइक डिसलाइक आप पकड़ लोगे, वो कितना प्रैक्टिकल है, इमोशनल है, इंट्यूशनल इंसान है सामने वाला, है ना। तो उसकी लैंग्वेज में बात करो, जो वो चाहता है वो बोलो, तो वैसे ही आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस विद्या को सीखकर डेफिनेटली आपको बहुत मजा आने वाला है। मतलब सोचो, बिना किसी के डाटा लिए आप उसको डिकोड कर रहे हो, उसको जान रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है। और कई बार ऐसा होता है, जैसे लाइफ पार्टनर आप चूज कर रहे हैं, लव पार्टनर आप चूज कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनर आप चूज कर रहे हैं, उसमें अक्सर डाटा लोग गलत देते हैं आज की डेट में, है ना। मांगलिक है तो गलत डाटा भेज दिया, लेकिन मांगलिक है तो हाथ में नजर आएगा भाई मांगलिक को, ठीक है। अगर आप कुंडली में कोई ऐसा दोष है, आप में बहुत ज्यादा एग्रेशन है, तो एग्रेशन आपके फेस पर नजर आएगा। वो प्लेनेट खुद बोलेगा कि भाई मैं प्रोमिनेंट हूं उसकी कुंडली में, ठीक है, बिना कुंडली देखे। तो ये सारी चीजें आप, कहते ना, एक ऐसी आपकी ऑकल्ट में एक ऐसी टॉपिंग है जिसको आपको सीखना चाहिए। तो हमारी तरफ से ऑल आर वेलकम। और ये आप सभी को पता है कि किस कॉस्ट पर हम इस कोर्स को लेकर आए हैं। आज थोड़ी सी लोगों को गलतफहमी भी हो गई है, वो मैं गलतफहमी दूर कर देता हूँ। एक बार बैनर दिखाकर एक दो लोगों के मुझे पर्सनली मैसेज आए हैं, तो देखिए कोई गलतफहमी ना रहे किसी को भी, किसी भी तरह की। एक,
ओके, तो हमारा ये जो कोर्स है, हम 2 कोर्स आप सभी के लिए लेकर आए हैं। एक फेस रीडिंग मास्टरी फाउंडेशन प्रोग्राम कोर्स, जो कि आज से हमारा स्टार्ट है, जो कि जिसका प्राइस है 6,999 प्लस 18% जीएसटी। दूसरा हमारा कोर्स है पाम रीडिंग मास्टरी कोर्स, फाउंडेशन कोर्स। ये भी 6,999 प्लस 18% जीएसटी है। ये दोनों कोर्स आपके 15 दिन के साथ साथ चलने वाले हैं। ऐसा नहीं 15 दिन हम ये पढ़ेंगे, 15 दिन हम उसके बाद फेस रीडिंग पढ़ेंगे, नहीं, हम डेली दोनों क्लासेस पढ़ने वाले हैं। ओके, और अगर आप इंडिविजुअली एक कोर्स भी लेना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन हमने कोशिश की है कि आप अगर हमारा कॉम्बो ऑफर ले लेते हैं तो सिर्फ 8,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ, जो कि 14,000 का कोर्स है, वो 8,999 में आपको मिलता है। ठीक है, तो एक कोर्स के साथ लगभग एक कोर्स फ्री है आपका। पर एक दो स्टूडेंट को वो थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई थी। हमने सिर्फ ये बोला था कि हम कॉम्बो के अंदर लिमिटेड स्टूडेंट को रखने वाले हैं। तो उसके लिए हमने कल तक जिनके 2,100 रजिस्ट्रेशन अमाउंट आ चुका था, तो उनको हम अलाउ कर रहे हैं कॉम्बो के लिए। बाकी कुछ बच्चे हैं जो इंडिविजुअली भी कोर्स करना चाहते हैं, तो वो ऑल आर वेलकम। तो अभी भी कॉम्बो के लिए हमने खोल दिया है। चलो, अब क्योंकि अपने स्टूडेंट आ रहे हैं कि सर हमें कॉम्बो करना है, ठीक है, तो अभी भी आपके लिए हम एक ऑप्शन खोल रहे हैं कि आप अभी भी कॉम्बो में एंटर कर सकते हो। लेकिन अब आपको फीस पूरी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो कल तक की ऑफर थी कि आप 2,100 देकर रजिस्ट्रेशन कीजिए, बाकी अमाउंट आप फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास तक दे दीजिएगा। ठीक है, तो ऑल आर वेलकम, सीखिए। और आज हमारी फर्स्ट पेड क्लास है, इसमें सीखते हैं आज हम कुछ नॉलेज लेते हैं कि कैसे पाम और फेस से हम किसी इंसान को कैसे डिकोड कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। तो शिक्षम, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? जय श्री कृष्ण सभी को। सो जैसा कि हमारे पिछले बैच में जब हमने पाम रीडिंग पढ़ाया था, तो कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स जो सिक्योरिटी डिफेंस में काम करते हैं, उन्होंने हमें अप्रोच करा था। और वही चीज़ इस बार भी हुई है कि हमारे पास करीब 6 लोग ऐसे हैं जो सिक्योरिटी डिफेंस से रिलेटेड काम करते हैं, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड काम करते हैं, और इस विद्या की उनको बहुत ज़्यादा नीड है। हालांकि वो हमारे साथ लाइव ज्वाइन नहीं होंगे, क्योंकि उनका नेचर ऑफ वर्क ऐसा है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग्स ली हैं, और मेरे साथ कुछ उन्होंने पर्सनल 1-to-1 सेशंस बुक करे हैं। और उन्हीं का एक कमेंट था। उन्होंने ये सवाल मुझसे पूछा था कि सर, क्या हम आईज को डिकोड करना भी सीखेंगे इस कोर्स के अंदर? तो जी बिल्कुल, इसमें आईज को किस प्रकार से रीड करा जाता है, सामने वाले की आंखों को किस प्रकार से पढ़ा जाता है, वो भी हमारे फेस रीडिंग कोर्स का पार्ट है। और इवन जो हमारी शुरुआत आज से हुई है, तो आज हम आईब्रोज को स्टडी करेंगे, एंड देन फिर फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स हम लोग आईज को इन डेप्थ स्टडी करेंगे। क्यों आईज को स्टडी करना जरूरी है? बिकॉज मैंने आपको लास्ट क्लास में एक डायग्राम दिखाया था, अगर आप लोगों को याद हो। तो आईज जो हैं, वो कौन से प्लैनेट को दिखाती हैं फेस के अंदर? अगर आप उन दोनों प्लैनेट्स को समझें, तो आपको आंखों की इंपॉर्टेंस समझ में बहुत आसानी से आ जाएगी। मैं एक बार फिर से आपके साथ वो डायग्राम शेयर करता हूं। तो आप देख सकते हैं, आईज जो हैं वो सन और मून को दिखाती हैं। राइट आई इज सन, लेफ्ट आई इज मून। सन आत्मा का कारक है, यानी कि पर्सन की सोल। तो ऐसा कहते हैं कि आंखों से आत्मा तक पहुंचा जा सकता है। आपको किसी की आत्मा तक पहुंचना है तो उसकी आंखों आंखों को देखिए, आंखों को समझिए। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, और चंद्रमा जो है वो मन का कारक है। तो आत्मा से नीचे जो स्टेज आती है, वो आती है मन की, मनस की, कि किसका माइंड कैसा है। अगर हमें वो समझना है, वो हमको डिकोड करना है, तो हम वो भी डिकोड कर सकते हैं चंद्रमा से। तो सोल
यानी कि आपकी आत्मा और आपका मन, ये दोनों चीजें जो है ये आंखों से इनके बारे में पता चलता है। इसलिए जो आंखों की रीडिंग है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फेस रीडिंग का जो एक क्रम है, फेस रीडिंग के क्रम में शुरुआत हमारी आईब्रोज से होती है। आईब्रोज के बाद देन हम आईज की रीडिंग करते हैं, फिर उसके बाद नोज, और फिर इस प्रकार से पूरा जो सिस्टम है वो चलता है। तो यस, आई रीडिंग हम यहाँ पे करेंगे, ये हमारे कोर्स का एक पार्ट है, और मंडे से ही आईज की रीडिंग हम चालू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज आईब्रोज। फेस का हर पार्ट और पाम का हर पार्ट आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देता है। अब आपको क्या करना होता है, आपको एक अप्रोच बनानी होती है। आपको, आप किसी व्यक्ति से किस उद्देश्य से मिल रहे हैं, आपको वो डिफाइन करना पड़ेगा सबसे पहले। क्यों हमें डिफाइन करने की आवश्यकता है? ताकि हम चेहरे के और पाम के उन उन एरियाज पे फोकस करें जो हमारे लिए सूटेबल है। मैं अगर किसी को हायर कर रहा हूं, मैं अपनी कंपनी के लिए एक एम्प्लॉय को हायर कर रहा हूं, तो मैं फेस के कुछ पार्ट्स पर फोकस करूंगा जो मेरे लिए जरूरी है। मुझे एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉय चाहिए, मुझे एक ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो कस्टमर्स को हैंडल कर सके, मेरे को एक ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जिसकी स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी हो। तो मैं फेस के उन्होंने एरियाज पे फोकस करूँ। अब मैं अगर एम्प्लॉय को हायर कर रहा हूँ और वो व्यक्ति, मान लीजिए उसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उसको नहीं मिल रहा है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिले या ना मिले, क्योंकि मेरा जो मोटिव है वो उससे काम करवाना है। मेरे लिए क्या जरूरी है कि उस व्यक्ति की कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, तो मैं उसका चेहरा एक अलग एंगल से देखूंगा। आप किसी से मैरिज करने जा रहे हैं तो आपकी प्रायोरिटी अलग है। अब मैरिज करने आप जा रहे हैं तो सॉरी, डेफिनेटली हम एक ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो लॉयल पार्टनर हो, जो अंडरस्टैंडिंग जिसकी अच्छी हो, जिसका नेचर अच्छा हो। अब उसके अंदर काम करने की कैसी कैपेबिलिटी है, वो क्या सेल्स ला के दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। तो हम किसी से अगर रिलेशनशिप बना रहे हैं, किसी से हम मैरिज करना चाह रहे हैं, तो हम चेहरा एक अलग एंगल से देखेंगे, चेहरे में हम कुछ अलग अलग चीजों को समझेंगे। तो हर परिस्थिति में आप चेहरा एक अलग एंगल से देखोगे, डिपेंड करता है कि आप सामने वाले से क्या चाहते हो। लेकिन आईज की जो एनालिसिस है दैट विल रिमेन कॉमन। भले ही आप किसी से विवाह करो तो भी आपको उसकी आंखें स्टडी करनी पड़ेंगी। आप किसी को काम पे रख रहे हो तो भी आंखें स्टडी करनी पड़ेंगी। आपका कोई प्रोफेशनल क्लाइंट है तो भी उसकी आंखें स्टडी करनी पड़ेंगी। आपका कोई फ्रेंड है तो भी हमें उसकी आंखें स्टडी करनी पड़ेंगी। इसलिए आईज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फेस रीडिंग के अंदर। ऐसे ही पाम रीडिंग में भी मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉमन है, जो कि स्टडी करनी ही करनी है, जिसमें होता है एक पाम का स्ट्रक्चर। तो उस पर आएंगे बाद में। सो आई होप आपको आंखों की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है। चेहरे के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन है। एक पर्टिकुलर मार्क कुछ कह रहा है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है दूसरा मार्क। उस कॉन्ट्राडिक्शन को क्लियर कैसे किया जाता है? आईज से किया जाता है। आप चेहरा देख के अगर ये किसी का ये प्रिडिक्शन दे रहे हो कि आपका लिवर फंक्शन नहीं कर रहा है प्रॉपरली, लेकिन चेहरे में कोई और चीज ऐसी ऐसी आपको बता रही है नहीं, लिवर की कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, तो लिवर की समस्या है या नहीं है हम कंफर्म कैसे करेंगे? हम आंखों से कंफर्म करेंगे, राइट? तो इस तरीके से जो भी, जहां पे भी आप फंस रहे हो, जहां पे भी कॉन्ट्राडिक्शन, तो आंखों से हम उस चीज को ये समझ सकते हैं कि ए पार्ट सही है या बी पार्ट सही है, किस तरफ हमें जाना है। और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, तो ये साइंस इतना डीप है
कि आप आई से ही सारी चीजें भी प्रिडिक्ट कर सकते हो, आपको फेस में और कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है, ये भी संभावना है। तो आईज का पार्ट हम आज से चालू कर रहे हैं। कोर जो आईज का पार्ट है वो मंडे से चालू होगा। आज हम आई ब्रोज के ऊपर फोकस करेंगे, आई ब्रोज की एनालिसिस हमें किस प्रकार से करनी होती है। जस्ट एक मिनट। हेलो, क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। ओके। हाँ सक्षम, आवाज आ रही है आपकी? सर एक मिनट, मुझे मेरे एंड से बार बार वो ब्लर हो रहा है। एक मिनट। नहीं, यहाँ पर पिक्चर क्लियर है और आवाज भी क्लियर आ रही है। ओके, तो हमने आईब्रोज को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 1, 2 एंड 3। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि पार्ट 1 जो है दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ द आईब्रो। जो पार्ट नेचुरली थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा ब्रॉड होता है, दैट इज पार्ट नंबर 1। जो मध्य का पार्ट है वो पार्ट नंबर 2 है। एंड लास्ट में जहां पे आपका आईब्रो जस्ट खत्म होता है दैट इज पार्ट नंबर 3। अब यहां पे 2 चीजें हैं। एक तो आपकी आईज और आईब्रो में स्पेस कितना है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसे स्टडी करना कि हमारी आईब्रोज और आई में स्पेस कितना है। और फिर आईब्रोज की अपनी अलग जो एनालिसिस है कि पार्ट 1 अगर बड़ा है, पार्ट 2 अगर बड़ा है, या पार्ट 3 का स्ट्रक्चर कैसा है, वो हमें क्या क्या चीजें बताती है। तो पहले हम आईब्रोज को स्टडी करेंगे यहाँ पे, है ना। चलिए, तो पहला पार्ट जो है जहां पे आप 1 देख रहे हैं, ये 1 वाला जो एरिया है, ये इंसान की प्लानिंग एबिलिटीज को दिखाता है। तो नोट डाउन करिए इस चीज, इस पॉइंट को। पार्ट 1 जहां से आपका आईब्रो चालू हो रहा है वो आपकी प्लानिंग एबिलिटीज को दिखाएगा। पार्ट नंबर 2 जो मिडिल पार्ट है वो आपकी मैनेजमेंट स्किल्स को दिखाएगा। और पार्ट नंबर 3 आपके एक्शन को दिखाएगा कि आप एक्शन लेने में कैसे हैं, आप लेजी हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, क्या करते हैं। अब थोड़ा हम डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 1 के बारे में, प्लानिंग। अच्छा, ये तीनों चीजें अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि आईब्रो की एनालिसिस एक हायरिंग मैनेजर के लिए बहुत अच्छी है, बहुत यूजफुल है। आपको एक ऐसे व्यक्ति को हायर करना है जो मैनेजमेंट अच्छे से देख ले, एक ऐसे व्यक्ति को हायर करना है जिसकी प्लानिंग कैपेबिलिटी अच्छी हो, एक ऐसे व्यक्ति को हायर करना है जिसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा हो। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? हम आईब्रोज से कर सकते हैं।
तो मेरा हमेशा एडवाइस कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को यही रहता है कि अगर आप हायरिंग कर रहे हैं तो फोकस आईब्रोज के ऊपर होना चाहिए। अगर प्लानिंग वाला पार्ट अच्छी शेप में है तो किसी भी तरह की प्लानिंग वो व्यक्ति बहुत अच्छे से कर सकता है। लेकिन अगर ये फर्स्ट पार्ट शेप में नहीं है या इसमें हेयर कम है, बाल कम है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में ये शैलो है, तो उस व्यक्ति के अंदर प्लानिंग करने की जो एबिलिटी है वो अच्छी नहीं है। अगर मैनेजमेंट वाला पार्ट, पार्ट नंबर 2, अच्छे शेप में है तो वो व्यक्ति चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है। यानी कि अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, कहीं लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई को वो व्यक्ति सॉल्व करवा सकता है। कोई भी ऐसा काम जहां पे चीजें एक केओस में है, सब बिखरा हुआ है, उस तरीके की सिचुएशन को वो व्यक्ति बहुत अच्छे से संभाल लेगा। लेकिन अगर मध्य भाग में बाल कम है, आईब्रोज में सेकंड पार्ट में हेयर कम है, या ये एक अनइवन शेप में है, तो वो व्यक्ति मैनेज नहीं कर पाएगा। इसका यूज आप अपने लिए एक लाइफ पार्टनर जब चूज कर रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं। हो सकता है कि आप खुद ऐसे पर्सन हो जो प्लान बहुत अच्छा करते हो, आपकी प्लानिंग एबिलिटीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप चीजों को मैनेज नहीं कर पाते हैं, आपका सारा जो वर्क है वो बिखरा रहता है। तो आपको एक ऐसे पार्टनर की जरूरत है जो चीजों को मैनेज कर पाए, ताकि आप अच्छा प्लान करो, सामने वाला अच्छा मैनेज करे। उस तरह से भी इसको यूज करा जा सकता है। हालांकि लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है जो हम धीरे धीरे सीखेंगे फेस रीडिंग में। ये एक कंपोनेंट हो सकता है। थर्ड पार्ट इज एक्शन। अब आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि कुछ लोग अच्छा प्लान करते हैं पर वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। कुछ लोग अच्छा मैनेज कर लेते हैं लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, एक्शन नहीं ले पाते। तो एक्शन कौन ले पाएगा? जिसका आईब्रो का जो थर्ड एरिया है वो अच्छे शेप में है। अगर ये अच्छे शेप में नहीं है तो वो व्यक्ति एक्शन नहीं ले पाएगा। तो ये सारी चीजें ग्रहों के कारण निर्धारित हो रही हैं। कौन अच्छा प्लानर बन सकता है, कौन अच्छा मैनेजर बन सकता है, और कौन अच्छा एग्जीक्यूटर बन सकता है। अगर मेरे पास एक ऐसी टीम है जो कि प्लानिंग और मैनेजिंग में तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, तो मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो ग्राउंड पे काम करे, चीजों को एग्जीक्यूट करे। तो ये थर्ड पार्ट जो है ये मंगल से गवर्न होता है। मंगल इज एग्जीक्यूशन। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप आईब्रो से उस चीज को पकड़ सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, आपने ये देखा होगा कि आईब्रोज जो है वो अलग अलग टाइप के आईब्रोज होते हैं। ये एक जनरल एनालिसिस हो गई, है ना। अब हम ये देखेंगे कि अलग अलग टाइप के आईब्रोज हम कैसे स्टडी करते हैं। बहुत सारे लोगों के थिक आईब्रोज होते हैं, बहुत सारे लोगों लोगों के थिन आईब्रोज होते हैं। तो वो भी हमारे एनालिसिस का एक हिस्सा है। तो सबसे पहला जो पैटर्न है आईब्रोज में, दैट इज थिक आईब्रोज। थिक आईब्रोज जैसा आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज थिक आईब्रोज। किन किन के आईब्रोज इस प्रकार से हैं जैसा अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं? हैंड रेज करिए। वीडियो भी ओपन करिए साथ में, ऐसे समझ में नहीं आएगा। पायल जी। यस सर। ओके, चलिए, आपके आईब्रोज थिक लग रहे हैं। यस। यस सर। नाउ थिक आईब्रोज जिन जिन के होते हैं
वो व्यक्ति मल्टीटास्कर होते हैं। पॉइंट नंबर 1, मल्टीटास्कर है आप? यस मैं हाउसवाइफ हूँ सर अभी तो। आउटसाइड हैं आप? नहीं हाउसवाइफ। हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ आप बहुत सारा काम एक साथ कर लेती हैं? हाँ सर किचन में ही जाता है मेरा टाइम मोस्टली, खाना बनाने में हम्म। और बच्चों को देखने में। सेकेंडली, आप जो भी काम करती होंगी उसमें बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होके आप काम करती होंगी। डेडिकेशन, हाँ हाँ जी। राइट? हाँ सर। लेकिन थिक आईब्रोज वालों के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये व्यक्ति थोड़े से ज्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं और अग्रेसिव हो सकते हैं। हाँ सर कभी कभी हो जाती हूँ। हो जाती है। सो ओवरऑल थिक आईब्रोज उन व्यक्तियों के लिए होता है जो बहुत ही ज्यादा वर्कोहॉलिक हो, एक साथ बहुत बहुत सारे काम करेंगे, पूरा का पूरा जो उनका काम है उसमें बहुत ज्यादा डेडिकेशन होगा, एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होगी और अग्रेशन काफी ज्यादा होगा पर्सनैलिटी के अंदर। यस सर। झारना जी, आप भी इसी कैटेगरी में हैं, बताइए। जी सर बिल्कुल सही। एग्रेशन भी है, डेडिकेटेड भी हूँ, मल्टीटास्कर भी हूँ, डोमिनेटिंग भी हूँ, सब कुछ है। राइट। तो जी अब देखिए, मैं एक अगर मैं कॉर्पोरेट एंगल से देखूं, अगर मुझे ऐसे ही एक व्यक्तित्व की आवश्यकता है तो आईब्रो से मैं उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ जो मेरे नीड को फुलफिल करे, बिल्कुल। है ना? और भी सोशल सोशल सिचुएशंस में आप इसको लगा सकते हैं। आप सामने वाले से मिल रहे हैं तो हो सकता है सामने वाला आपसे आप उसकी बातचीत से वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन लगे आपको, लेकिन अगर उसकी थिक आईब्रोज हैं तो उसकी पावर डोमिनेटिंग होगी, जो आपको फर्स्ट मीटिंग में बात करके समझ में नहीं आएगा, लेकिन आईब्रो से आप पकड़ सकते हैं। जी सेकंड, ये फर्स्ट कैटेगरी है आईब्रोज की। अब हम सेकंड कैटेगरी देखते हैं। ऐसी कुछ 11 कैटेगरीज हैं हमारे पास सिर्फ आईब्रोज आईब्रोज की। अब फर्स्ट थिक आईब्रोज है, देन सेकंड विल बी थिन आईब्रोज। तो थिन आईब्रोज कुछ इस प्रकार से दिखती हैं। दिस इज थिन आईब्रोज। थिन आईब्रोज किस किस का है? हैंड रेस करिए। सिर्फ 3 ही लोग हैं। लवकुश तिवारी जी, आपका थिन आईब्रोज बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से देखिए। शवानी जी, अंजलि जी, ओके आपका है। ओके, यस सर। आपका उतना थिन नहीं है, बट यस, थिन की कैटेगरी में आएगा। सो जिनकी आईब्रोज थिन है, फिजिकल स्ट्रेंथ की कमी होती है। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ की कमी नहीं है तो मेंटल स्ट्रेंथ की कमी होगी। दोनों में से सर कोई एक मेंटल। कमी सर आप मेंटल। मेंटल स्ट्रेंथ की कमी। अब जैसे थिक आईब्रोज वाले मल्टीटास्कर होते हैं, थिन आईब्रोज वाले मल्टीटास्कर बिल्कुल भी नहीं होते। ये एक समय पे सिर्फ एक ही काम कर पाते हैं।
एक समय पे 2 से 3 काम अगर आप इन्हें दे देंगे तो ये परेशान हो जाएंगे। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अच्छी नहीं होती, बहुत सारे गलत डिसीजंस लाइफ में लेंगे, और इनको धोखा भी मिलता है लाइफ में। लोग इनको चीट कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। जी अंजलि जी। हाँ जी सर, सर बिल्कुल सही है। तो बहुत लोग बेवकूफ बना चुके हैं, बहुत लोग बेवकूफ बना चुके हैं। तो लेडीज भी जेंट्स भी दोनों बेवकूफ बना चुके हैं। तो अगर आपके तो जो पार्टनर का या किसी का आपकी फैमिली में थिन, उनके आईब्रोज थिन है, तो आपको उनका विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। उनके हर डिसीजन पे आप उनको कुछ ना कुछ एडवाइस दीजिए, उन्हें डिसीजन ना लेने दें, अदरवाइज उनको नुकसान होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी है आईब्रोज की, दैट इज नॉर्मल आईब्रोज। अब नॉर्मल आईब्रोज को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ लोगों में नॉर्मेलिटी के पैरामीटर्स अलग होते हैं, कुछ लोगों में अलग होते हैं। बट फिर भी जो स्ट्रक्चर हमको दिखता है फॉर नॉर्मल आईब्रोज, वो इस प्रकार से, ना ज्यादा थिक ना ज्यादा थिन। ये नॉर्मल आईब्रोज का स्ट्रक्चर है। इसे आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है कि नॉर्मल आईब्रोज कैसे दिखते हैं। बहुत बार आप गलती कर सकते हैं, आप थिन आईब्रोज को नॉर्मल समझ रहे हैं, थिक आईब्रोज को नॉर्मल समझ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से आता है। बाकी के जो हम अभी पैटर्न्स करेंगे उसमें कोई ना कोई आपको एक अलग सा पैटर्न दिखेगा, तो वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। ये थोड़ा सा नहीं हो पाता। नॉर्मल आईब्रोज वाले व्यक्ति जो होते हैं वो बैलेंस्ड नेचर के होते हैं, और उसके साथ साथ दोनों ही कैटेगरी के कुछ ना कुछ ट्रेट्स आपको इनमें मिलेंगे। सो थिक आईब्रोज वालों की भी ट्रेट्स कुछ ना कुछ मिलेंगे, थिन आईब्रोज वालों के भी ट्रेट्स कुछ ना कुछ मिलेंगे। तो नॉर्मल आईब्रोज वाले व्यक्ति के आईब्रोज को देखकर प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता, कोई स्पेसिफिक प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मिक्स है ना, दोनों का मिक्स है। अब दोनों का मिक्स है तो फिर आप कोई पिन पॉइंट प्रिडिक्शन यहाँ पे कैसे करेंगे? पिन पॉइंट प्रिडिक्शन करना यहाँ पे संभव नहीं है। तो अगर किसी का नॉर्मल आईब्रो आपको दिखता है तो फिर हमको फेस में बाकी चीजें स्टडी करनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू मेक प्रिडिक्शन। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज राउंड आईब्रोज। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये राउंड आईब्रोज है, आप देख सकते हैं कि एक तरीके से यहाँ पे एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है आईब्रोज का। किन किन के हैं? हैंड रेस करिए। नेहा जी आपका नहीं है। सोनी जी आपका है।
नमस्ते सर, राधे कृष्णा। हरे कृष्ण। राउंड आईब्रोज, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी, बहुत ही फ्रेंडली पर्सनालिटी, काफी ज्यादा इमोशनल है आप नेचर में, Yes. दूसरों को अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी आपके अंदर है, बहुत अच्छे सर। और आप आपका जो इनर सेल्फ है, आपका जो एक अंदरूनी, आपका माइंड, आपके इमोशंस, आपकी सोल काफी बैलेंस्ड है, राइट सर। राइट। जी। मतलब लोगों को कैसे बात करना है, क्या बात करने से लोग कैसे, क्या होगा, अगला क्या सोच रहा है, मेरे क्या बोलने से वो मेरे तरफ में आ जाएंगे, सब पता रहता सब पता है, और इवन आपसे बात करके लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा। है। जी सर, मेरी बहुत सारी फैन फॉलोइंग है। आई थिंक मैं एस्ट्रो टॉक में हूँ अभी, तो लोग सिर्फ बात करने मेरे से आते हैं। बात आप करने, प्रेडिक्शन मत करो, सिर्फ आप बात करो हमसे। तो जिनका राउंड आईब्रोज होगा, ये पर्सनालिटी ट्रेट आपको मिलेगा। जी। तो अगर आपके पार्टनर के राउंड आईब्रोज हैं, आप किसी से विवाह करना चाहते हैं, उनके राउंड आईब्रोज है, तो आपकी लाइफ अच्छी जाएगी आगे, क्योंकि आपको एक बहुत ही केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिल सकता है, सिर्फ इस एक ट्रेट को आइडेंटिफाई करके। हाँ सर, पार्टनर की नहीं है लेकिन। तो उनके लिए आप अच्छे हो ना, हाँ। वो क्योंकि आपकी है। हम्म। तो आप अगर किसी को, मतलब कोई अगर नॉर्मल आईब्रोज वाला है या कोई थिक आईब्रोज वाला है, तो वो किसी ऐसे पर्सन को आइडेंटिफाई करे जिसका आईब्रोज राउंड है, तो उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, एक केयरिंग पार्टनर मिल जाएगा, इमोशनली बैलेंस पार्टनर मिल जाएगा। यस सर, करेक्ट बोला आपने। कॉर्पोरेट लाइफ में काउंसलर्स जो होते हैं, उनका चयन करने के लिए उन राउंड आईब्रोज को प्रेफर किया जाता है, कि एचआर काउंसलिंग में कोई बैठा हो या एम्प्लॉयज की कोई काउंसलिंग कर रहा हो, तो उस व्यक्ति के आईब्रोज राउंड होने चाहिए। कॉर्पोरेट्स में इस तरीके से इसको यूज करा जाता है। जी। नेक्स्ट जो कैटेगरी है, दैट इज फ्लैट आईब्रोज। राउंड के बाद क्या है? फ्लैट। सो फ्लैट आईब्रोज का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से होता है। फ्लैट किस किस का है? कोई कर्व नहीं होगा, सिर्फ एक स्ट्रेट थोड़ी सी तिरछी लाइन जैसे आईब्रोज होंगे। मोनिका जी आपका नहीं है। 2317200212 आपका भी नहीं है मैम। और कोई और किसी का नहीं है फ्लैट आईब्रो? चलिए कोई बात नहीं। ओके, किसी का यहाँ पे है नहीं, तो प्रिडिक्शन क्या होता है फ्लैट आईब्रोज वालों का? जिनके आईब्रोज फ्लैट होंगे, लाइफ में बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलेंगे वो व्यक्ति, एम्बिशियस होते हैं, गोल अचीवर्स होते हैं, और उसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग भी होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम और डीप में जाते हैं। अगर किसी का राइट आईब्रो फ्लैट है, अगर किसी का राइट आईब्रो फ्लैट है, तो सोशल सिचुएशंस में वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। सोशल सिचुएशंस में अगर किसी का लेफ्ट आईब्रो फ्लैट है, तो घर के अंदर वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। तो ये डिस्टिंक्शन भी हम कर सकते हैं। सो जैसे कि राउंड आईब्रोज वाले लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, वैसे ही फ्लैट आईब्रोज वाले बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज कर्व्ड आईब्रोज। इसे आर्च्ड आईब्रोज भी बोला जाता है, जहां पे आपको एक आर्च दिखेगी।
इस तरह से। चलिए मैं सबके हैंड्स डाउन कर रहा हूं। जिनके आईब्रोज इस तरह से है वो हैंड रेस कर सकते हैं। इसे कहा जाता है आर्च्ड आईब्रोज। नेहा जी आपका है। हेलो सर। सो ये ट्रेड हम जिसके चेहरे में देखेंगे वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे। क्या हो रहा है? क्या मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? हेलो। हाँ सक्षम, क्या हुआ? सर कुछ डिस्टरबेंस आ रहा था, अभी क्लियर है क्या? नहीं ठीक है, अभी ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। हाँ नेहा जी। हाँ जी सर। काफी काफी आपके बैकग्राउंड से कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। मे बी सर। कोई बात नहीं। ओके आप चैट बॉक्स में लिखिए जो जो मैं बता रहा हूँ वैसा है क्या। ओके क्योंकि आपके बैकग्राउंड से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आप काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और इंटेलिजेंस के साथ साथ लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी होंगी आपके अंदर। लेकिन आपका नेचर थोड़ा सा मैन्युपुलेटिव है और आप सेल्फिश भी हो। मैन्युपुलेटिव एट टाइम्स लीडरशिप क्वालिटीज हैं, ठीक है। रंजनी जी आपका जो स्ट्रक्चर है आईब्रोज का वो आर्च्ड है, बट तीनों पार्ट में आपके हेयर काफी लेस हैं जो कि कॉम्बिनेशन। प्लैनेट्स की वीकनेस दिखा रही है। बट यस आप आर्च्ड कैटेगरी में ही आएंगी, बताइए। यस सर, सब सही है। सेल्फिश हूँ मैं, मैनिपुलेटिव भी हूँ, लीडरशिप तो अच्छी क्वालिटी है, इंटेलिजेंट हूँ। इंटेलिजेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी इज बुशी। बुशी बहुत ज्यादा बुशी आईब्रोज होते हैं और शेपलेस आईब्रोज, है ना। ये हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन फिट होता है इस कैटेगरी में? मुबीन जी आपका नहीं है। कोई भी नहीं है, किसी का भी हैंड रेज नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं गलत तरीके से, डोमिनेटिंग गलत तरीके से, और अपना काम कैसे भी करके करवा लेते हैं।
ऐसे व्यक्तियों के जो डिसीजन होते हैं वो हमेशा ही गलत होंगे। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो भी बहुत थिक आईब्रोज वाली कैटेगरी है, लेकिन शेप अच्छा होता है। यहाँ पे आप देखिए शेप जो है वो अनइवन है। नेक्स्ट कैटेगरी में शेप जो होगा आईब्रोज का, इट विल बी वेरी वेरी इवन। इस तरह से। ऐसा किन किन का है? मोनिका जी, यस, अब आपका इस कैटेगरी में सही है। हमने पहले भी हैंड रेस किया था ना, किस में किया था? सर वो किसी में तो किया था, मुझे ध्यान नहीं है अभी पर अभी किया था। यस। यस, बट दिस इज राइट फॉर यू। ओके। ओके, आपकी भी पर्सनैलिटी डोमिनेटिंग है, और इस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी है कि आप हर चीज पे कंट्रोल चाहते हो। ऐसे व्यक्ति जनरली जनरली पॉलिटिक्स में अच्छा करते हैं, अगर वो पॉलिटिकल किसी फील्ड में जाए या फिर अपने प्रोफेशन में भी कोई ऐसी जगह जहां पे एक्टिव पॉलिटिक्स की रिक्वायरमेंट हो, वहां पे कंट्रोल इनका काफी अच्छा रहता है। और एक अंदर से इच्छा होती है कि हमेशा पावर में रहे। कोई भी पावर हो सकती है, घर की पावर, वर्क की पावर, लेकिन एक वो डिजायर होती है कि हम हमेशा पावर में रहें। इंटरेस्टिंग। ओके सर, एक क्वेश्चन था। बताइए। अम, ये आईब्रोज का जो अभी शेप है, ये जनरली मतलब ये रीसेंट ही हुआ है? हम्म। पहले मेरा मोस्टली थिक और हैवी रहता था, और मतलब अगर कभी सलोन पे भी जाते थे कि इसको थिक और हैवी रखो और बस हम्म। नीचे ऊपर से थोड़ा सा क्लीन करो, ऑर्गेनाइज था पूरा प्रॉपरली। बट पॉइंट इज कि ये अभी चेंज हुआ है, तो ऐसे चेंज होता है क्या? हाँ, बिल्कुल। जब भी दशा बदलती है तो आपके पाम पे भी उसका इफेक्ट आता है, और आपके आईब्रोज पे भी आता है, फेस के बहुत सारे पार्ट्स पे आता है। इवन जो हमने फोरहेड डिस्कस करा था, वहां पे कलर चेंज होता है फोरहेड का, क्योंकि सब प्लैनेट से गवर्न हो रहा है। हाँ। तो उसका तो इफेक्ट, लेकिन बेसिक नेचर बदलेगा नहीं, उसमें थोड़े सर बहुत चेंजेस होते जाएंगे। अच्छा, तो सर मतलब अगर अभी तो आईब्रोज बनी हुई हैं, इन जनरल ये शेप नहीं रहता मेरा, नहीं, इन तो जनरल भी आपका यही शेप रहता है। आप अच्छा। एक अलग एंगल से देख रहे हो ना, बट जब आप एज अ फेस रीडिंग के एंगल से देखोगे तो आपको हाँ। जनरल शेप समझ में आ जाएगा कि यस, दिस इज द जनरल शेप। अब उसमें कोई कुछ भी बना ले, उससे फर्क नहीं हाँ, पड़ता। अच्छा। ओके, वो जो मेरा क्वेश्चन यही था मेनली। ठीक है सर, पिया जी। डोमिनेटिंग। थैंक यू। जी सर। यस, आपके आईब्रोज मोर फ्लैट कैटेगरी में आ रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी कौन से किससे मैच कर रही है? आई थिंक फ्लैट से मैच करनी चाहिए। फ्लैट आईब्रोज है आपके। सर जो इसके पहले आपने बताई थी ना, हम्म। नहीं नहीं, वो नहीं है आपका। नहीं, जो आपने इसके पहले बताई थी ना, वो मेरे भाई की है, बिल्कुल वैसे ही है, जैसे मैं बोलूं वैसा करो। ओके, ठीक।
ओके, तो आपके भाई की वो 4 बातें बताई ना, बिल्कुल सेम सही है वो। ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, थिन एंड शार्प आईब्रोज। ये नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है। पाम रीडिंग भी अभी किसी ने में से पाम रीडिंग भी करेंगे अभी हम। 2 हमारे टाइप्स और बचे उसको कंप्लीट करने के बाद। थिन एंड शार्प आईब्रोज, इस प्रकार से ये पैटर्न दिखता है। ये किस किस का है? चलिए इसमें हैंड रेज नहीं करवाते हैं क्योंकि अच्छा प्रिडिक्शन नहीं है यहाँ पे। जिनके थिन और शार्प आईब्रोज रहते हैं वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा कनिंग होते हैं, नेचर में चालाक, और इनसे हमेशा बच के रहना चाहिए आपको। ओके, ये व्यक्ति धोखा दे सकते हैं बहुत इजीली और उसके बाद इनको फर्क भी नहीं पड़ेगा। एट लार्ज बहुत सारे लोगों को एक साथ धोखा दिया जा सकता है ऐसे व्यक्तियों के द्वारा। लास्ट जो कैटेगरी है वो शार्प आईब्रोज होंगे बट इतने ज्यादा डार्क नहीं होंगे, लाइट होंगे। सक्षम 2-3 के मैसेज आ चुके हैं सर, आपने जो पिछला बताया बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, हमें ऐसे लोगों मिले हैं। और ऐसे लोगों को बहुत सारी कंपनियां हायर करती हैं कस्टमर्स को बेवकूफ बनाने के लिए। सीरियसली इन लोगों को हायर किया जाता है ताकि आप कस्टमर्स को बेवकूफ बनाए और कस्टमर्स से ज्यादा पैसा लिया जाए। ये भी चलता है कॉर्पोरेट्स में। चलिए ये आईब्रोज है लास्ट कैटेगरी। शार्प आईब्रोज है जैसे आप देख सकते हैं, लेकिन इतना डार्क नहीं है, लाइट है। कौन कौन है इस कैटेगरी में? सोच समझ के हैंड रेज करिएगा क्योंकि ये भी प्रिडिक्शन अच्छा नहीं है। अमोल जी, आपका फेस दिख नहीं रहा प्रॉपरली। अब आया सर? नहीं, आप इस कैटेगरी में कहाँ हो सर? आपके डार्क आईब्रोज हैं। ओके सर, ओके ओके। तो इस कैटेगरी में जिनके आईब्रोज होंगे वो व्यक्ति एमलेस होते हैं, जिंदगी में कोई एम नहीं होता, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं और फिजूल की चीजों में अपना पूरा का पूरा प्रोडक्ट, जो उनका एफर्ट है, जो एनर्जी है, वो फिजूल की चीजों में वो खर्च कर देते हैं। मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो होते हैं ना, कोई किसी काम के व्यक्ति नहीं, जो कोई काम ही नहीं कर सकते, वो ये कैटेगरी है अगर हम आईब्रोज से समझे तो यहां पर हमारा टाइप ऑफ आईब्रोज कंप्लीट होता है, परंतु आईब्रोज की पूरी एनालिसिस अभी हमने नहीं करी है। हमें आंखों से आईब्रोज का स्पेस स्टडी करना है और आईब्रोज के बीच में जो बनने वाली लाइंस है इनका ज्योतिषीय महत्व बहुत ज्यादा है, तो वो हम मंडे की क्लास में करेंगे। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पामिस्ट्री के टॉपिक पे। किसी का कोई सवाल? जी सुनीता जी। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर आईब्रो की लेंथ के ऊपर भी कुछ प्रिडिक्शन होती है कि लेंथ जिनकी बहुत छोटी सी होती है, थोड़ी ऊंची होती है लेकिन बहुत छोटी सी, पूरी आईज को भी कवर नहीं करती, उसकी भी प्रिडिक्शन है कुछ? होता है जनरली।
80% केसेस में एक नॉर्मल लेंथ होती है आईब्रोज की, जिनकी बहुत छोटी है, कोई सीरियस कार्मिक दोष है, उसके कारण वो चीज होती है। मतलब किसी किसी चेहरे पे इतना प्रोमिनेंट होता है, अरे आईब्रो कैसी है, बहुत ऊंची और बहुत छोटी सी है, ऐसे देखने में लगता है कई होगा। वो कार्मिक दोषास के कारण होता है, ओके। पास्ट लाइफ कार्मिक दोषास। और सीरियस वाले छोटे मोटे दोषास नॉर्मली सबको होते हैं, लेकिन अगर बहुत सीरियस दोष है तो फिर जैसा स्ट्रक्चर आप बता रहे हैं आईब्रोज का, वैसा स्ट्रक्चर होता है। मैं ऑफिस में सर किसी को देखती हूँ, मैं हर बार देखती हूँ उसकी आईब्रो पे मेरा ध्यान जाता है। अभी आप जैसे बता रहे थे, क्योंकि इसकी हाँ। आईब्रो की छोटी और ऊंची है, मतलब जैसे होता है कोई जोकर होता है, कोई छोटी सी आईब्रो लगा लेता है यहाँ तक की अपनी, इस टाइप हम्म। की आईब्रो है उनकी। तो मुझे वही लगा कि मतलब क्या उनकी प्रोडक्शन होगी। नेहा जी। हेलो जी। सर, मेरा बस ये क्वेश्चन था, मेरे थिक आईब्रोज में आ गए हैं सर। आपके थिक है बट शेप में, अनशेप नहीं। जी। थिक एंड शार्प, इसको थिक एंड शार्प बोलेंगे। थैंक यू। आपकी पर्सनालिटी भी काफी ज्यादा डोमिनेटिंग आईब्रोज के हिसाब से। आप करिए एडम्यूट अनम्यूट। बिल्कुल। जी सर, बोलिए क्या बोल रहे थे? डोमिनेटिंग? डोमिनेटिंग पर्सनालिटी आपकी थोड़ी सी डोमिनेटिंग है सर आईब्रोज की वजह 0%, से। सर 0% भी नहीं है डोमिनेटिंग। बल्कि आपकी और लोग मुझे करके जाते हैं, शांति से सुनते हैं सबकी बात। थोड़ा सा चेहरा पीछे करिए आप अपना। ओके, सेकंड थर्ड पार्ट आपका, जो फर्स्ट पार्ट है आईब्रोज का, जी सर। नहीं, आपकी आईज आ रही हैं बीच में। हाँ, थोड़ा सा क्या चेहरा बोला? पीछे पीछे करिए। हाँ। माइंड और सोल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आपको लगता है आपकी लाइफ में? जी सर। हाँ, जी। मतलब और आपको सर, ऐसा लगता होगा कि आपकी सोल कुछ और कह रही है, माइंड कुछ और कह रहा जी जी जी। है ना? और सर इसलिए वो जो आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो आ नहीं पा रही है बाहर, क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके माइंड और सोल के बीच में। अदरवाइज आपकी जो पर्सनैलिटी है दैट इज डोमिनेटिंग। और आपको जो जैसा आप बोल रहे हैं ना कि लोग आपको डोमिनेट करके चले जाते हैं, सो ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता आपको। हाँ, अच्छा तो किसी को नहीं लगता सर। नहीं, कुछ लोगों को लगता है, जिनका नेचर ऐसा होता है, उनको अगर कोई डोमिनेट कर दे तो उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फर्क पड़ता है, क्योंकि आपका इनबिल्ट नेचर ऐसा नहीं है कि कोई आपको डोमिनेट कर दे। आप डोमिनेट हो रहे हो क्योंकि आपके अंदर एक लड़ाई चल रही है, और उसके कारण बहुत सारी चीजें, जो आपका एक इनबिल्ट नेचर है, वो बाहर नहीं आ पा रहा। फिर आपने जो आईब्रो की जितनी भी कैटेगरी बताई ना, उसमें मेरा नेचर अगर आप मिलाओगे तो राउंड आईब्रो था ना, इमोशनल वाला, उससे मिलता है। क्योंकि बट जब हम प्लस आपके आईब्रोज राउंड है नहीं। नहीं नहीं सर, वही बता रहे हैं आपको। जब मैं मतलब 10th में थे ना, तो राउंड आईब्रो ही थे। उसके बाद खुद से शेप करने लगे तो ऐसे हो गए। ये आपने गलती करी है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट आपका इसलिए चालू है, जो आपके माइंड और सोल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। आप चाहते हो कि आपको मतलब आपको कोई सुने, कोई समझे, लेकिन कोई आपको सुन नहीं रहा है, लोग आपको डोमिनेट कर रहे हैं। जी। प्रॉब्लम ये हो रही है। सर नेचर नेचर वाइज अगर आप बोलोगे तो जो राउंड आईब्रो का आपने बताया ना सर, वही हम्म। नेचर है मेरा। आपका वो नेचर नहीं है, आपका नेचर आप वैसा चाहते हो कि वो हो, पर आपको वो चीज मिल नहीं रही है। सर हम बहुत इमोशनल हैं और केयरिंग है, लविंग है, किसी को नहीं डांटते, सोच समझ के बात करते हैं, दो बात सुन लेते हैं पर बोलते नहीं, मेरे ये नेचर है सर। आपके चेहरे से जो आपका नेचर है ना, वो इसका ऑपोजिट है ना। ये आपकी चाहत है, ये आपकी डिजायर है कि आपको लोग ऐसा समझें। आप अपने आप को लोगों
के सामने ऐसा प्रस्तुत करो, पर आप कर नहीं पा रहे हो। समझ रहे हो आप? जब तक आपका माइंड और सोल के बीच का कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होगा ना, जैस जो चीजें आप चाह रहे हैं वो वैसी होंगी नहीं आपके नेचर में। कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है मतलब किस सेंस में फिर आप बोल रहे हो रिजॉल्व करने के लिए मतलब? रिजॉल्व करने के तरीके अलग हैं, बट एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रांग, जी वो तो है ही। है ना? तो ये कब से क्यों आपके लिए ऐसा है? कोई रिलेशनशिप था पास्ट जिसका बैगेज अभी भी आपके ऊपर जी है ना? ओके, क्या हुआ था? मतलब बहुत दिन से जानते थे, फ्रेंडशिप थी अच्छी, मतलब लाइक ईच अदर, बट हाँ अलग हो गए। हाँ, अलग होने के पीछे का रीजन? रीजन, हाँ फैमिली बोल फैमिली ने सकते हैं। अप्रूव नहीं किया? हाँ कास्ट इश्यूज। आपके साइड से ही उनके साइड से? हमारे साइड से ज्यादा, क्योंकि हम अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं। ओके। और जी तो यही कॉन्फ्लिक्ट जो है ना आपके लाइफ में चल रहा है अभी। देखिए चेहरा कभी, सभी देखिए चेहरा कभी झूठ नहीं बोलता। आप खुद उस चीज को नहीं पकड़ पाओगे जो आपका चेहरा बता रहा है। ओके, जी चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। पामिस्ट्री में जब हम चीजों की शुरुआत करते हैं तो हमें हाथ का स्ट्रक्चर देखना होता है। सो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर हमें देखना है हाथ हाथ का, उसे कहा जाता है फ्लैट हैंड या सपाट। और ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है जैसा आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं। ये है फ्लैट हैंड। इससे ऑपोजिट एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोला जाता है गांठदार। तो वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद कि गांठदार स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। ऐसा किस किस का हाथ है? ये सबसे बेस्ट शेप होता है, सबसे शुभ इसी शेप को माना जाता है। जनरली अगर किसी का हाथ सपाट है तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, और एक जनरल टेंडेंसी होती है हर एरिया में अपने पूरे एफर्ट्स लगाने की। लक भी इनका साथ देता है, ये जनरल प्रिडिक्शन है। फिर इसमें बहुत सारी चीजें लगेंगी, लेकिन ओवरऑल अगर हम सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करें तो सपाट हाथ जो होगा दैट इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट ऑस्पिशियस हैंड। इसके ऑपोजिट जो हाथ है जिसे गांठदार हाथ बोला जाता है, वो हाथ इनऑस्पिशियस होता है। तो वो किस प्रकार से दिखता है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये हाथ आप देखिए, तो यहाँ पे आपको गांठ दिख रही है। गांठ मतलब ये जो उभरा उभरा सा है पूरा हाथ,
हर उंगली में आप उभरा 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 देख सकते हैं, हर माउंट में एक उभरापन है। तो इस प्रकार के हाथ को बोला जाता है गांठदार। तो ये जो हाथ है ये इनऑस्पिशियस है। ये हाथ बहुत ही ज्यादा इनऑस्पिशियस माना जाता है। लाइफ में तरह तरह की प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी ना होना लाइफ के अंदर, इस तरह के प्रिडिक्शंस हम इस तरीके के हाथ से कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं कि आइडेंटिफाई कैसे करना है। अब इस हाथ को आप देखिए, ये हाथ सपाट है कि गांठदार है? चैट बॉक्स में बताइए। सपाट, हाँ बिल्कुल। तो ये शुभ हाथ है, ये ऑस्पिशियस है। नेक्स्ट, अब इस हाथ को देखिए, ये कैसा है? ये कैसा हाथ है? यस, ये गांठदार हाथ है, इनऑस्पिशियस। तो आपको देखना आ गया कि हम ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस हाथ का पता कैसे लगाएंगे फ्रॉम स्ट्रक्चर। अब इसके अलावा भी हमें दो तीन चीजें देखनी होती हैं, बेसिक बेसिक। जब हम ओवरव्यू ले रहे हैं किसी के हाथ का, तो वो चीजें क्या क्या है? सबसे पहले है हाथ का आकार। हाथ का आकार, हाथ का जो आकार है, अगर किसी का बड़ा हाथ है, मतलब उसके बॉडी के प्रपोर्शन में हाथ काफी ज्यादा बड़ा है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा उदार होता है, दूसरों की हेल्प करने वाला होता है, उसका दिल बहुत ही ज्यादा साफ होता है। अगर हाथ का आकार शरीर के प्रपोर्शन से बड़ा है तब। अगर हाथ का आकार शरीर के प्रपोर्शन से छोटा है तो वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा सेल्फिश होता है। अगर बहुत छोटा हाथ है, यानी कि बहुत, शरीर से आप उसका हाथ अगर देखेंगे तो काफी छोटा आपको दिखने में लग रहा है, यस बहुत छोटा है ये, तो वो व्यक्ति अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, इतना ज्यादा वो सेल्फिश होगा। उसके बाद अगर मध्यम वर्गीय हाथ है, यानी शरीर के प्रपोर्शन से अगर आप हाथ देखेंगे तो वो नॉर्मल है, जैसा शरीर है उसी के प्रपोर्शन में हाथ है, तो इसे भी शुभ माना जाता है। और इस प्रकार का जो हाथ होता है वो अपने फैमिली के लिए भी सोचता है, अपने फैमिली के लिए भी कार्य करता है, और साथ साथ समाज के लिए भी वो व्यक्ति कार्य करता है। तो दो चीजें हैं, सबसे पहले कि हाथ सपाट है, ये एक एनालिसिस आपको करनी है। उसके बाद आपको हाथ का साइज देखना है कि नॉर्मल हैंड है, बड़ा हाथ है, छोटा हाथ है या बहुत छोटा हाथ है। अगर कोई बहुत छोटे हाथ वाला व्यक्ति आपको मिले तो उसके साथ आपको किसी भी प्रकार की बिजनेस पार्टनरशिप या और किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप नहीं करनी, क्योंकि वो व्यक्ति आपको धोखा देगा ही देगा। दे सकता है नहीं, देगा। दे सकता है कौन है? जिसका छोटा हाथ है।
जिसका बहुत छोटा हाथ है वो धोखा देगा ही देगा। थर्ड एनालिसिस जो हमको करनी है वो है हाथ का कलर। अगर हाथ का कलर रेड है, रेड यानी कि पिंक, रेडिश पिंक, तो ये शुभ माना जाता है। बहुत सारे अलग अलग राजयोगों को देने वाला ये कलर होता है, रेडिश पिंक। अगर येलो कलर है तो उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज होंगे, जिसका हाथ आप स्टडी कर रहे हो। और अगर ब्लैक कलर है तो ये सबसे ज्यादा अशुभ है। शास्त्रों में ये बताया गया है कि जिसका काला हाथ है वो व्यक्ति प्योर इविल है, उसके अंदर इविल टेंडेंसीज सबसे ज्यादा है। ओके, चलिए तो हमारा जो कावेरी जी, कोई सवाल है आपका? हाँ जी, मेरा सवाल है। मैं यहाँ यूएस में रहती हूँ, तो अलग अलग एथनिसिटी से पूरे विश्व से लोग यहाँ पे हैं। तो अफ्रीकन अमेरिकन्स भी हैं, गोरे अमेरिकन्स भी हैं, चाइनीज भी हैं, सब हैं। तो रीजन के हिसाब से कलर भी तो चेंज होता है। नहीं नहीं इनफैक्ट नहीं, इंडिया में वैसे भी, नहीं आई एम अ देखना नॉर्थ आपको। इंडियन। हाँ आपको जी। वैसे नहीं देखना। जैसे अगर अफ्रीकन, वो पूरा ही उसका शरीर काला है, तो उसका हाथ काली कैटेगरी में नहीं आएगा। ओके। इट इज, जैसे आपका आपका जो शरीर का कलर है दैट इज व्हीटिश। अब अगर आपका हाथ में थोड़ी सा कालापन आ जाए, ऐसा नहीं कि पूरा ब्लैक हो गया हैंड, थोड़ा सा कालापन, देन इट इज अ ब्लैक हैंड। अच्छा। ओके। ओके, जैसे आप लोग अपने पाम्स को कैमरे पे लाइए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सभी कैमरा ऑन करके अपने पाम को लेकर आइए। मेरा तो काफी रेड है। आपका पिंकिश कैटेगरी में है ये। हाँ। अब रेड का मतलब ये नहीं कि लाल हाथ है, जैसा आपका हाथ है दैट इज अ रेड हैंड, है ना। हाँ। जैसे कुणाल जी का अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये दिस इज अ रेड हैंड, है ना, सभी देख पा हाँ रहे हो। जी। अब इनका हाथ देखिए, ये येलोइश हाथ है। हम्म। ओके, तो मतलब उस बंदे के चेहरे और बॉडी के कलर के यस। कंपैरिजन में उसके हाथ का अभी आप कलर। अंजलि जी का देखिए, अंजलि जी आप दिखाइए। अब इनकी बॉडी का कलर थोड़ा सा डार्क है, बट इनका हाथ आप देखिए वो पिंकिश कैटेगरी में है। ओके। सो ऐसे देखना है आपको। ठीक है। ओके। ऑलराइट। हम्म। अब आप जैसे किसी अफ्रीकन का भी हाथ देखोगे ना, तो उसका हाथ भी ब्लैक हो सकता है, उसका हाथ पिंक भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं जिसकी कलर ब्लैक है उसका हाथ भी ब्लैक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके। अच्छा, ये वाली साइड तो जनरली लाइटर होती है, ये वाली डार्कर होती है हमेशा। नहीं, पाम, आपको पाम देखना है, जहां पे ओके। माउंट्स होते हैं। ओके। ठीक है। हाथ का कलर मतलब इस चीज का कलर, ओके। यहाँ का कलर नहीं। ओके, ठीक है। थैंक यू। जी नेहा जी। फिर मेरा आपका येलोइश कैटेगरी में है, बट आपका हाथ बड़ा है, तो ये शुभ है। थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा लेकिन। जी सर कई लोगों के हाथ व्हाइट भी होते हैं अंदर से। उसको हम व्हाइट नहीं बोलते हैं, उसको हम येलो ही कहते हैं। येलोइश कैटेगरी में ही मेरे आएगा। वाइट गुड फॉर हेल्थ। नहीं, आपका रेड है वाइट ना। मेरा वाइट नेहा जी का है व्हाइट, बट उसे व्हाइट नहीं बोला जाता, उसे येलोइश बोला जाता है। ओके, चलिए पामिस्ट्री के बारे में अब मंडे को हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हमारा फेस रीडिंग का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था।
सो मंडे को पामिस्ट्री का टॉपिक थोड़ा बड़ा होगा, फेस रीडिंग का थोड़ा सा छोटा टॉपिक होगा। फेस रीडिंग में वील स्टार्ट विद द आईज। ओके, ठीक है सक्षम। फिर तो सभी इनवाइटेड हैं इस मैजिकल कोर्स में, जो कि हम आपके लिए कॉम्बो लेकर आए हैं, फेस रीडिंग एंड पाम रीडिंग। अगर ये दोनों कोर्स आप कर लेते हैं तो ये बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर हम आपको करा रहे हैं। सोचिए, अगर एक कोर्स हमारा 6,999 का है, दोनों कोर्स हम आपको सिर्फ 8,999 में दे रहे हैं। और ये ऑफर मैं फिर बता रहा हूँ, ये आगे कभी ऑफर नहीं आने वाला। ये तो फर्स्ट टाइम हमने ऑनलाइन लॉन्च किया है अपने प्लेटफॉर्म पर, तो इसलिए चलो हमने फर्स्ट टाइम आपको ऑफर दिया है। ये आगे हमेशा इंडिविजुअल कोर्स आएंगे, पाम रीडिंग अलग आएगा, फेस रीडिंग अलग आएगा, और आपको फिर इंडिविजुअली कोर्स करना होगा। आगे कभी कॉम्बो नहीं आने वाला है, ठीक है। तो हमारी क्लासेस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंडे टू फ्राइडे क्लास होती हैं। कभी कभी हम सैटरडे भी क्लास ले लेंगे, कोई डाउट सेशन है या कोई बीच में कभी कोई क्लास मिस हो गई हमारे से, तो फिर हम सैटरडे भी क्लास लेते हैं, लेकिन जो शेड्यूल होता है हमारा मंडे टू फ्राइडे होता है। ओके, तो ठीक है, अब फिर मिलते हैं मंडे को। और अभी भी अगर आप सोच रहे हैं एनरोलमेंट के लिए, तो सोचने से नहीं होगा। रामदेव जी भी कहते हैं करने से होगा बच्चे, सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। और अगर आपको ऑकल्ट फील्ड में काम करना ही है तो जितनी लर्निंग कर सकते हैं कर लीजिएगा, क्योंकि एक मूवी आई थी ना, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो मैं उसको दूसरी भाषा में बोलता हूँ कि ये दशा ना मिलेगी दोबारा। अभी हो सकता है दशा अच्छी चल रही है, गोचर अच्छा लगा हुआ है तो ईश्वर आपको मौका दे रहा है और कल से ही सीखने के लिए, है ना। दशा चली गई, अच्छा जो गोचर चल रहा है वो हट गया, तो फिर सोचते रह जाओगे, पैसा लेके बैठे रहोगे, फिर भी नहीं सीख पाओगे। तो ऑकल्ट साइंस सीखने के लिए भाव सबसे ज्यादा जरूरी है, पैसा कहाँ से अरेंज होगा अपने आप हो जाता है। और अगर दशा चली गई तो पैसा लेके बैठ रहे हैं ना, तब भी ऑकल्ट साइंस नहीं सीख पाओगे। और एट द लास्ट हमेशा मैं बोलता हूँ कि लर्निंग काम आएगी, है ना। जितने मर्जी ब्रांड बन लेना, जितने मर्जी मार्केटिंग कर लेना, लेकिन एट द लास्ट आपको बोलना तो पब्लिक के सामने ही है ना जाके, वहां आपकी नॉलेज बोलती है, ठीक है। तो नॉलेज लीजिए जितनी ले सकते हैं, नॉलेज ही आपको ब्रांड बनाएगी। असली नॉलेज, असली ब्रांड जो होती है नॉलेज होती है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं फिर मंडे को, और तब तक जय श्री कृष्णा। एंजॉय कीजिए अपना वीकेंड फैमिली के साथ, और बच्चों की पढ़ाई भी चल रही है अभी, सारी महिलाएं जो जिनके बच्चे हैं उसमें बिजी होंगी चलिए फिर मिलते हैं, सभी को जय श्री कृष्णा मंडे को। सभी को मैंने अलाउ किया। जय श्री कृष्णा, जय श्री जय कृष्ण श्री सर, कृष्णा, जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।